हेलो बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट का पार्ट 2 ऑफ केस स्टडीज़, जिसमें हमने पार्ट 1 में 5 या 6 केस स्टडीज़ कवर की थी और अब ये पार्ट 2 है जिसमें कुछ न्यू टाइप और कुछ इंटरेस्टिंग केस स्टडी को हम डिस्कस करने वाले हैं। जनरली अब आपके मन में भी सवाल आता होगा कि ये सारी केस स्टडीज़ आती कहाँ से है। तो जितनी भी अलग अलग टाइप्स की बुक्स हैं बिज़नेस स्टडीज़ की, अलग अलग राइटर्स की, वहाँ से मैं इन केस स्टडीज़ को उठा के लाता हूँ जो कि जनरली कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आ चुकी होती हैं। और साथ साथ कुछ केस स्टडी मैं खुद भी डेवलप कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है अपनी लैंग्वेज में केस स्टडी को प्रिपेयर करना। तो हाँ, आप ये सोच सकते हो कि काफ़ी हार्डवर्क इस केस स्टडी प्लेलिस्ट को बनाने में चल रहा है और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने में कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो इस कंटेंट को प्लीज़ एप्रिसिएशन प्रोवाइड करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ में वीडियो को लाइक करें या अपने दोस्तों को शेयर करें वीडियोस, और उनको भी बताएं कि यहाँ पे एक केस स्टडी प्लेलिस्ट चल रही है इस चैनल पे। साथ में बिज़नेस स्टडी का सारा सिलेबस अगस्त में ही हमने ख़त्म कर दिया है, तो उन सारे चैप्टर्स को भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाने की कोशिश करें, जिससे जो वीडियोस अपलोड करने की कंसिस्टेंसी है वो मेरी बनी रहे। क्योंकि आप अगर कोई भी कमेंट करते हो या सब्सक्राइब करते हो चैनल को या वीडियो को लाइक करते हो तो उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं अपनी केस स्टडी नंबर 1 पे। तो केस स्टडी नंबर 1 की बात करें तो एन अमेरिकन शू कंपनी लॉन्च अ न्यू रेंज ऑफ फुटवेयर विद इन प्रिंट ऑफ इंडियन लॉट्स। द कंपनी एक्सपेक्ट्स दैट इट विल इम्प्रेस द इंडियंस, हाउएवर द इंडियंस आर इन शॉक एंड दे आर इन एंगर, विच एस्पेक्ट इज़ शोन हेयर। यानी कि एक अमेरिकन कंपनी है, उसने एक नया शू लॉन्च किया जिसमें प्रिंट था इंडियन लॉर्ड्स का, यानी कि इंडिया के जो भगवान हैं या इंडिया के जो महारथी हैं उनका। द कंपनी एक्सपेक्ट्स दैट इट विल इम्प्रेस द इंडियंस। अब अमेरिकन कंपनी थी तो उन्हें लगा कि इंडियंस इससे काफ़ी इम्प्रेस होंगे, लेकिन हुआ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इंडियंस जो थे वो बिल्कुल शॉक में थे कि आपने हमारे भगवानों की जो तस्वीर है वो कैसे शू में कैसे प्रिंट करवा दी, और वो बहुत गुस्से में थे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एस्पेक्ट शो हो रहा है या कौन से टाइप ऑफ एनवायरनमेंट की बात की जा रही है? तो यहाँ पे बात की जा रही है सोशल एनवायरनमेंट की। बिकॉज इंडिया की जो सोसाइटी है वो नहीं चाहती कि जो एक जूते पे उनके भगवानों की प्रिंट हो। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे उनकी जो फीलिंग्स हैं उसको क्या हुई है, मतलब उनकी भावनाओं को एक तरीके से ठेस पहुँची है। इस वजह से अमेरिकन शू कंपनी को अपना ये शू जो है वो लॉन्च करने से पहले ही बंद करना पड़ा। तो यहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट की बात की गई है। तो ये थी एक नए प्रकार की काफ़ी केस स्टडी। ठीक है ना, तो ये आपको जनरली कहीं मिलेगी नहीं, ऐसी केस स्टडी बहुत मुश्किल है। तो इसमें सोशल एनवायरनमेंट की बात की गई है क्योंकि सोसाइटी की भावनाओं को यहाँ पे ठेस पहुँची है, इंडियन सोसाइटी की। ठीक है, लेट्स मूव टू केस स्टडी नंबर 2। द फॉलोइंग हेडलाइंस अपीयर्ड इन मिंट न्यूज़पेपर ऑन 15 अक्टूबर 2014। Government mandatories health warning to cover 85% display on cigarettes packaging, which dimension is shown here। ये बोलते हैं कि एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है मिंट न्यूज़पेपर, उसमें 15 अक्टूबर 2014 को एक हेडलाइन छपी जिसमें गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया था कि जो भी सिगरेट की पैकेजिंग होगी उसमें हेल्थ वार्निंग डालनी पड़ेगी। यानी कि ये सिगरेट्स आपकी सेहत के लिए हानिकारक हैं, ये एक पूरी हेल्थ वार्निंग देनी पड़ेगी प्रॉपरली, और प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए इनके यूज़ को। यानी कि आप बेचो ज़रूर लेकिन एक प्रॉपर वार्निंग डिस्प्ले करो उसकी पैकेजिंग के ऊपर। तो यहाँ पे कौन सा डायमेंशन शो हो रहा है? अब यहाँ पे रेगुलेशंस और लॉस की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एनवायरनमेंट की बात हो रही है? लीगल एनवायरनमेंट की। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नहीं आ सकता था क्या? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो गवर्नमेंट का नाम ज़रूर आया, लेकिन क्या बोला है कि मिंट न्यूज़पेपर के अंदर एक हेडलाइन छपी है कि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दी है हेल्थ वार्निंग। मेन एम्फोसिस इनका हेल्थ वार्निंग पे है, एंड हेल्थ वार्निंग मीन्स एक रेगुलेशन, और रेगुलेशन और लॉ सारे लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं, ना कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लीगल एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 3। अब ऐसे क्वेश्चंस मैं जनरली लेके आ रहा हूँ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी बिल्ड करें, जो पिक्टोरियल क्वेश्चंस है, यानी कि पिक्चर्स पे बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे यही बोला है विच डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट इज शोन हेयर। तो अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे एक मैनेजर है जो अपने इंजीनियर्स से बात कर रहा है, और इंजीनियर्स उस मैनेजर को बोल रहे हैं कि हमने ये रोबोट डेवलप किया और हम इन रोबोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं पैकेजिंग के लिए। यानी कि अभी तक हम एम्प्लॉयज़ का इस्तेमाल कर रहे थे, अब इन रोबोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा एनवायरनमेंट शो हो रहा है?
तो बहुत ही ईजी है। रोबोट्स मीन्स टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट मीन्स टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो काफ़ी ईजी थी ये केस स्टडी तो, लेकिन काफ़ी ऐसा लगता है काफ़ी अंडरस्टैंडेबल लगती हैं ऐसी केस स्टडी, यानी कि बच्चों को एक रोट लर्निंग से हट के हम कुछ ऐसा है जो प्रैक्टिकली वो देख के बता पाते हैं। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वाली जो केस स्टडीज़ है वो काफ़ी न्यू है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं। बच्चे उसे सॉल्व करने में भी उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है एज़ कम्पेयर टू इतनी लंबी लंबी केस स्टडीज़ से। तो इसलिए केस स्टडी हम डेवलप कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी हर चैप्टर में ऐसी लाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ लोकसभा इलेक्शंस 2020 रिजल्ट्स, द BSE प्राइस इंडेक्स सेंसेक्स रोज बाय 2100 इन अ डे आइडेंटिफाई। यहाँ पे इन्होंने बोला लोकसभा। अब देखो लोकसभा के इलेक्शन का जब डिक्लेरेशन हुआ, अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ का जब डिक्लेरेशन हुआ तो उसका इफेक्ट पड़ा BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्राइस इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स पे, और वो 2100 पॉइंट से बढ़ गया। तो बताओ कौन से एनवायरनमेंट की। अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट यानी कि लोकसभा के इलेक्शन का जब डिक्लेरेशन हुआ ना कि इस दिन इलेक्शन होंगे, तो उसकी वजह से प्राइस इंडेक्स बढ़ा। तो गवर्नमेंट कि किसी डिसीज़न की वजह से जब बिज़नेस या किसी स्टॉक मार्केट में कोई अफेक्ट हो, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स आप समझ चुके होंगे कौन से एनवायरनमेंट की बात हो रही है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ओके, let's move on to case study number 5. If India is doing most of import with China and doing most of export with USA, identify which of business environment is reflecting here. अब यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि ये कहाँ पे जाएगा। अब क्या ये जाएगा अगर आप सोचो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, और क्या ये जाएगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। तो अब यहाँ पे ये जो है ये केस स्टडी का जो आंसर है वो डिपेंड करता है सिर्फ दो चीज़ों पे, एक है ये इम्पोर्ट और एक है एक्सपोर्ट। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये अगर आप फैक्टर्स पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आती हैं। और यही मैंने आपको जब मैं इन टॉपिक्स को पढ़ा रहा था चैप्टर के अंदर, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, एक ब्रह्मास्त्र ट्रिक बताई थी कि बिज़नेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी केस स्टडीज़ हैं उनको समझने से बढ़िया आप कैसे स्मार्ट वे में इन्हें सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है ना, ये एक फैक्टर है किसका, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। तो इसीलिए केस स्टडी डायरेक्ट किस में चली जाएगी, ई यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर चली जाएगी, यानी कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो वेरी इजी। अब देखो अगर ये बच्चा कोई बच्चा इसमें जब इन डेप्थ में जाएगा इस केस स्टडी को समझने के, तो वो पॉलिटिकल भी कर सकते हैं क्योंकि इंडिया की बात हो रही है। लेकिन कहीं क्या गवर्नमेंट की बात हुई, नहीं हुई, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात की गई बस। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एनवायरनमेंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। Let's move on to case study number 6. In India, it is the time of recession. Therefore, RBI also decreases the repo rate and CRR by which there is more supply of money in the economy. अब इंडिया के अंदर मान लीजिए रिसेशन का टाइम चल रहा है और इस वजह से आरबीआई ने डिक्रीज़ कर दिए रेपो रेट और सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो का रेट। ठीक है, जिस वजह से ज़्यादा सप्लाई हो मनी की इकोनॉमी के अंदर। तो यहाँ पे तो साफ साफ पता चल रहा है कि कौन से एनवायरनमेंट की बात हो रही है, सेम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। क्योंकि सबसे पहला तो मनी सप्लाई पे क्या पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। तो जहाँ पे भी पैसे से रिलेटेड बात हो तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात आ जाती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो ये रेपो रेट्स हैं, जितने भी रेट, लोन रेट और जितने भी रेट्स होते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो जहाँ पे भी लोन रेट, फाइनेंसिंग रेट, किसी भी रेट की बात की गई है तो समझ जाना ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आएंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 और केस स्टडी नंबर 7 जो कि काफ़ी बड़ी है। सो अकॉर्डिंग टू WHO 39% ऑफ द एडल्ट्स आर ओवरवेट। ओवर द लास्ट 40 years द प्रेवलेंस ऑफ ओबेसिटी has tripled around the world, with over half of consumers drinking at least one sugary drink on a given day. Regulation towards the beverage sector are likely to become increasing onerous in the UK. For example, a Sugar Act was introduced in 2018 on beverage containing more than 5% sugar. Identify the dimensions. यानी कि कौन से environment dimensions की बात हो रही है। अब सबसे पहला एक नोटिस करने वाली बात यहाँ पे ये है, जो बच्चे कभी कभी मिस कर देते कि यहाँ पे बोला है आइडेंटिफाई द डायमेंशंस, नॉट डायमेंशन, विच मीन्स यहाँ पे एक से ज़्यादा डायमेंशन की बात हो रही है। सबसे पहली चीज़ ये, तो यानी कि यहाँ पे एक से ज़्यादा एनवायरनमेंट की बात की जा रही है। केस स्टडी को समझो।
WHO ने ये बताया, उन्होंने अपने सर्वे के अकॉर्डिंग कि 39% जो अडल्ट हैं वो ओवरवेट हैं, ठीक है। और पिछले 40 सालों में जो ओबेसिटी है यानी कि एक ओवरवेट होना वो ट्रिपल हो गया है अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है मोटा होना लोगों का, ठीक है। अब ये बोलते हैं विद ओवर हाफ ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कि वर्ल्ड में आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो एटलीस्ट एक शुगरी ड्रिंक ज़रूर पीते हैं एक दिन में। शुगरी ड्रिंक का मतलब है जैसे कोल्ड ड्रिंक या बेवरेजेस जितनी भी होती हैं वो ज़रूर पीते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर होता है, तो वो एक दिन में एक तो कम से कम पीते ही पीते हैं, ऐसा एक सर्वे बताया WHO ने। तो WHO ने कहा कि कुछ रेगुलेशंस यानी कि कुछ लॉज बनाने चाहिए टुवर्ड्स द बेवरेजेस सेक्टर, यानी कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स और जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इन सब के ऊपर कुछ ना कुछ लॉज और रेगुलेशंस बनाने चाहिए, ठीक है, जिसके बेस पे इनका जो इंक्रीजिंग जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज़ किया जा सके, क्योंकि इनका जो कंजम्पशन है वो टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। इन द यूके फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने बताया कि यूके में एक ऐसा ही रेगुलेशन बनाया गया जिसका नाम था शुगर एक्ट। शुगर एक्ट लाया गया जिसमें ये बोला कि अगर किसी भी बेवरेज के अंदर 5% से ज़्यादा शुगर पाया जाएगा तो उसको उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा। तो आइडेंटिफाई करो कौन कौन से डायमेंशन की बात की जा रही है। अब यहाँ पे 2 डायमेंशंस थे, एक रेगुलेशन जैसी ये वर्ड आया तो हम समझ गए कि यहाँ पे एक एनवायरनमेंट तो कौन सी की बात की जा रही है, एक तो बात की जा रही है लीगल एनवायरनमेंट की, क्योंकि बेवरेजेस के ऊपर लॉज बनाने की बात हो रही है, ठीक है, तो लीगल एनवायरनमेंट। और दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है कंजम्पशन ऑफ सोसाइटी, तो कि सोसाइटी या हमारे होल वर्ल्ड में लोग किस तरीके से कंजम्पशन कर रहे हैं, उनकी कंजम्पशन हैबिट क्या है। तो कंजम्पशन हैबिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोशल एनवायरनमेंट का। तो यहाँ पे 2 आंसर्स हमारे आए, 2 डायमेंशंस रिफ्लेक्ट किए जा रहे हैं, एक सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है, और एक कौन सा हो रहा है हमारा लीगल एनवायरनमेंट। तो ये 2 एनवायरनमेंट जो हैं यहाँ पे शोकेस किए जा रहे हैं, ठीक है। एंड लेट्स मूव ऑन टू लास्ट केस स्टडी, क्वेश्चन नंबर 8। इंडिया एंड जापान आर डूइंग इम्पोर्ट ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज विच हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड एडवांसमेंट इन टेक सेक्टर। यानी कि इंडिया और जापान में एक इम्पोर्ट हो रहा है बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ का, यानी कि इंडिया मेनली वो इम्पोर्ट करवा रहा है जापान से, और किस चीज़ का, टेक्नोलॉजीज़ का, जिससे इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी डेवलप होगी और साथ साथ एडवांसमेंट होगा टेक सेक्टर में। तो बताओ यहाँ पे कौन सा डायमेंशन रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे बच्चों को बहुत इजीली समझ आ रहा होगा ये वर्ड देख के कि यस भैया हम समझ गए, आपने अभी बहुत ही हमें रामबाण तरीका बता दिया कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जहाँ पे भी आएगा वहाँ तो एक ही होगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे आप सब बच्चे जैसा सोच रहे हो वो बिल्कुल ही गलत होगा। क्यों भैया, ऐसा क्यों गलत क्यों होगा ये? तो गलत इसलिए होगा कि अगर आप जाके देखोगे अपनी बुक में टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में एक फैक्टर आता है जो आता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, मैं इसे टेक लिख रहा हूँ, ये एक फैक्टर है, एज इट इज़ लिखा होगा अपनी बुक में जाके देखना। तो एक चीज़ मैं हमेशा याद रखता था अपने टाइम पे भी और आपको भी ये बता रहा हूँ कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किसी भी अदर चीज़ का हो तो वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जाएगा, लेकिन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात हो रही है तो वो किसके अंदर जाएगा, वो जाएगा TE यानी कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर। तो यहाँ पे बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को देखते ही, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 होता है ख़त्म। जितनी भी इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज़ थी वो मैंने 2 पार्ट्स के अंदर आपको ख़त्म करा दी, चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट की। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ साथ वीडियो को शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जितनी भी नई केस स्टडीज़ की वीडियो हैं वो सारी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएँ। ओके बाय।